तो अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, जो भी काम होगा वो सॉल्व कर देंगे। प्लीज सेंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री PYQs क्वेश्चंस। प्रवीण ने अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के सर से क्यों नहीं मांगा? उनसे क्यों नहीं मांगा? अरे उनसे क्यों नहीं मांगा? उनके पास नहीं है तो बता दे, मैं किसी और से मांगू, फिर मैं भी तो उन्हीं से मांगूंगी। ठीक है भाई, नहीं बताना मत। मैंने मांगे थे। मांगे तो यस ठीक है। मैम। ठीक है, मैं अभी रुक जा, मैं क्लास में ही कोई मैसेज कर देती हूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि तूने टेक्स्ट मैसेज किया ना। एक सेकंड। ये मैम। ठीक है भाई, बोल दी। ओके, ऑलराइट, चलो। सो कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? Molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और हमने उसके अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हमें करना है आज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन तो हमारा हो ये गया। मैम ट्रांसक्रिप्शन करना है आज। ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा वो चैप्टर रिवाइज करेंगे, इनहेरिटेंस। तो कल तुम्हारा होमवर्क है कि इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पूरा पढ़ के आना, कल हम उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बोला ना भाई आपने। हाँ बस मैम हाफ बोला था। मैं आज के लिए बोला था ना उसका मैं वाइवा। आज को बोला था। हाफ बोला था ना, तो बाकी का बच्चा वो कल कराना है ना, ठीक है। मैम हाँ मैंने बोला था। मैम हाँ मैंने बोला था। कोई बात नहीं, तुम इनके साथ रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये चलो, ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने? नो मैम। नहीं ना? ट्राई दिस क्वेश्चन और चैट बॉक्स में आंसर करना, मेरे ध्यान से करना, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आंसर करना। लेट्स सी किसने डीएनए रेप्लिकेशन रिवाइज करा था। हरीश ज्वाइन हो गया? हरीश ज्वाइन हुआ है? मैं तो मैम कब से ज्वाइन हूँ। तो तेरा मैसेज आया हुआ है भाई। मेरा अभी कोई और हरीश है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हरीश वाइवा। हरीश जिसका नंबर एंड होता है 4022 पे, उसने ज्वाइन करा? दूसरा होगा मैम। एज एक्सपेक्टेड। दो तो हरीश है क्लास में। यस मैम। कर लिया ना ज्वाइन? ठीक है, यस मैम। ठीक है। माइक बंद करके आंसर करना है। बेटा माइक बंद। ओके, ऑलराइट, ठीक है जी। आइए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया कौन से साइंटिस्ट ने था? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? आरुषि? क्रिक ने दिया था, राइट। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बुलाते हैं आरुषि? हर्ष? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट दिया था क्रिक ने, शाबाश। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रिक के लिए इन्होंने ABCD नहीं लिखा जो आप सीधे तरीके से कर देते, इन्होंने अल्फाबेट ऊपर करे। ये C है, प्रोसेस पहले हो रहा है, लेकिन अल्फाबेट C दिया है, इसे B दिया और इसे A दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है प्रपोज्ड बाय, तो ये ट्रिक है, ट्रिकी तरीके से करा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन ऊपर ही फिल करना। तो क्वेश्चन है द फिगर गिव्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स, ABC भरना है। तो सबसे पहले C क्या है? C डीएनए से mRNA बनता है, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हमने आज स्टार्ट करना है। B है mRNA से प्रोटीन बनता है, दैट इज ट्रांसलेशन। और ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? दैट इज A, विच वाज क्रिक। अब हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो C का आंसर होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन।
सी का आंसर ट्रांसलेशन है, सी का आंसर एक्सटेंशन है, डी का आंसर रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन। आंसर वुड बी डी। डी सही हो रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। क्रिक इज फेंसिस के पूरा नाम है उनका, और बी से ट्रांसलेशन है, सही है, तो आंसर वुड बी डी। क्लियर? यो मैम। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लेवल होने के लिए आता है, और ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ट्रिकी बस यही था, अल्फाबेट पे ध्यान देना था। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चंस करना, राइट? यो चलो मैम। चलो, अब आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब भी मैं इरेज करती हूँ ऐसे, तो ये बंद हो जाता है। एक सेकंड, जब भी मैं ऑल इरेज करती हूँ ना, तब ये बंद होता है। मुझे समझ में आ गया बंद क्यों हो रहा है, तो मुझे ध्यान रखना है बस। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं, हम उसके बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है? जैसे हमारे बेसिक्स खत्म होंगे, हम लास्ट के 15 मिनट पे हमने रिवीजन करनी है। तो मुझे कौन याद दिलाएगा लास्ट का 15 मिनट्स बचे? हर्ष? मैम यो क्या नाम है मैम। तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तन्वी। तन्वी। तन्वी और हर्ष याद दिलाएंगे, ठीक है? चलो यो मैम। चलो भाई। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, ये कहाँ होते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस पढ़ते हो ना, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में सीधा क्वेश्चन आता है लोकेशन के ऊपर, और आपको मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी आ सकता है। और सोचो, तुमसे प्रोसेस भी नहीं पूछ रहे, वो तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहे हो कहाँ रहा है। और अगर वो भी ना हो पाया क्वेश्चन, तो बहुत अफसोस होगा, है ना? अफसोस क्यों करना है? तो हमने लोकेशंस इनकी पता करनी है, राइट? अब मुझे बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेजर फर्क क्या है? रेज योर हैंड। अनामिका बता बेटा। मैम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वेरी गुड, शाबाश। उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, सही बात है, राइट? तो प्रोकैरियोटिक सेल मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट। तो उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है, लेकिन वो भी थोड़ा कॉइल्ड होता है, क्योंकि उसके आसपास प्रोटीन होते हैं। तो जिस जगह पे, ध्यान से सुनना सारे के सारे, जिस जगह पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोट, उस जगह को हम क्या बुलाते हैं कशिश? मैम न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। वेरी गुड। सो न्यूक्लियोइड इज अ प्लेस और कह लो साइट वेयर जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट। जिसको नहीं पता था वो लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन है। ये इनडायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में आया हुआ है बहुत बार, राइट? यूकैरियोटिक सेल में तो लेकिन न्यूक्लियस होता है। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, तो बताओ उसका डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। उसका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता होगा? मैम साइटोप्लाज्म। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ना एक छोटा सा स्ट्रैंड बनता है एमआरएनए का। तो ये स्ट्रैंड ना डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चला जाता है इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन। तो उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कराऊंगी। तो अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी के लिए लिख लो कि ये पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ होता है ट्रांसलेशन से पहले, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो यहाँ मैं लिखूंगी एब्सेंट। और ट्रांसलेशन कहाँ होती है इनमें? साइटोप्लाज्म। ठीक, इनके पास सही साइटोप्लाज्म, राइट? हाँ, तो आपसे ये पूछ लेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ होती है, तो वो होती ही नहीं है। अब यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है? ठीक है, मैं हाथ खड़े करवा लेती हूँ। कृति, कृति, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होते हैं यूकैरियोटिक सेल में? यस मैम, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी न्यूक्लियस में होती है। और ट्रांसलेशन कहाँ होती है कृति, कोई आइडिया? बेटा साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है? ओके, क्लियर सबको? यो मैम। क्या आप लोगों ने? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो मेक श्योर आप लोग इसे लिख लो। चलो आगे चलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में है, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में, जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, राइट? चलो जी आगे चलते हैं। अब रेज योर हैंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मनीषा? यस मैम। ये बेटा सेल है, सेल ए। ये है बेटा सेल बी, नहीं ए बी तो ऊपर ही लिखा है, सॉरी। ये है सेल टुक टुक,
और ये है सेल लुक। तो ए मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन, बी मतलब है ट्रांसक्रिप्शन और सी मतलब है ट्रांसलेशन। तो बेटा मनीषा ये बता, सिर्फ मनीषा बताएगी समझ आई, कि सेल टुकटुक या सेल लुक में से यूक्रियोटिक सेल कौन सा है और प्रोक्रियोटिक सेल कौन सा है? मैम जो सेल टुकटुक है वो प्रोकैरियोट है और जो सेल लुक है वो यूकैरियोट है। कैसे पता चला तुझे? मैम क्योंकि जो ट्रांसलेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में तीनों एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में ही होती है। यस वेरी गुड, शाबाश, गुड, राइट, क्लियर सबको? गुड, चलो अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे आते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट्स सिंपली अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब इसका क्या मतलब है? तो अभी तो हमने अभी लेबल करा है डीएनए से आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए तो प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। ये आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं उर्वशी? आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन। ओके ओके अनमोल, आरएनए से डीएनए बनने को क्या, जिससे पूछा वो बोलेगा। अनमोल, आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो रिवर्स कर रही है ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, समझ आई? यस मैम। यो मैम। और तान्या, डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। तो हमें कौन सा प्रोसेस करना है? हमने ये करना है, ये वाला प्रोसेस पढ़ना है। अब इस वाले प्रोसेस को पढ़ने के लिए ध्यान से सुनना, अब क्या बताने वाली हूँ। सबके हाथ नीचे। अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। देखो, ये है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, दिख रहा है सबको? यो मैम। दो स्ट्रैंड है, दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड की मदद से, दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड की मदद से, ये एक स्ट्रैंड बना देती हूँ मैं, एक दूसरा, दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड की मदद से एक छोटा सा सेगमेंट एमआरएनए का बनता है। तो एक ही स्ट्रैंड की मदद से एमआरएनए बनता है, यही बात यहाँ लिखी है। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो डीएनए की वन स्ट्रैंड की मदद से आरएनए बनता है। आरएनए स्पेसिफिकली मैं बोल दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एमआरएनए की बात हो रही है। एमआरएनए स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए। ये बात समझ आई? यो मैम। मैम। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एमआरएनए, राइट। चलूं आगे। यो मैम। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ने लगे हैं। बहुत सिंपल है। यूकैरियोटिक सेल में भी ऑलमोस्ट सेम होता है, पर हम यहाँ पे नीट के लेवल पे दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग से नहीं पढ़ते। तो जितना एनसीईआरटी में उतना बहुत है। एनसीईआरटी प्रोकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाती है, हम भी वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद है जब डीएनए रेप्लिकेशन करी थी, तो हमने पहले पढ़ा था ना कि चीजें यूज होंगी डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, याद है? यो मैम। यो मैम। तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए भी चीजें यूज होगी। तो रेज योर हैंड जो मुझे हेल्प करने वाले हैं, जल्दी जल्दी रेज योर हैंड जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। नेहा, यस मैम। पूजा कुमारी, पूजा आवाज आ रही है? यस मैम। मुझे बता, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या चीजें यूज हुई थी, बताओ, कोई भी चीज का नाम बताओ जो भी याद है तुम्हें डीएनए रेप्लिकेशन में, जिससे पूछा वो जवाब देगा। क्या क्या यूज हुआ था? मैम डीएनए से डीएनए। डीएनए से डीएनए तो बनना, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या चीजों का यूज हुआ था? थिंग्स यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ एंजाइम्स यूज हुए थे, कुछ भी यूज हुआ था, याद है कुछ भी? कोई बात नहीं। निशांत बता बेटा। डीएनए पॉलीमरेज 1 3 टोपोआइसोमेरेज डीएनए लाइगेज रुक, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3 3 और टोपोआइसोमेरेज टोपोआइसोमेरेज। और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होता तो मैं क्या लिखती? गायरेज। बेटा इससे पूछा है वो, बीच में नहीं बोलना है ना। तुमसे पूछतू तो नहीं बोलता ना वो बीच में। हाँ, और डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज। और बस 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 बस। ओके कृति, इसमें कुछ ऐड करोगी? मैम हेलिकेज। हेलिकेज, वेरी गुड। और जो दो स्ट्रैंड को बैलेंस करते थे?
मैम डीएनए पॉलीमर 3। पॉलीमरेज 3 ऊपर लिख दिया मैंने, 3 है सर। मैम SSBP। जिससे पूछा वो जवाब देगा ना, समझ क्यों नहीं आती? मैम RNA प्राइमर। SSBP, चुप हो जाओ सारे लोग। RNA प्राइमेज, RNA प्राइमर। तो ये कुछ चीजें थी जो यूज होती है डीएनए रेप्लिकेशन के केस में, राइट। उसी तरीके से कुछ चीजें जो यूज होगी आरएनए, सॉरी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, टाइम। तो ये सिर्फ रिवाइज कराने के लिए था कि जैसे वहां पढ़ा था यहाँ पे भी पढ़ोगे। तो सबसे पहली चीज जो यूज होगी, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, सबने वो मूवी देखी है सिम्बा? आरुषि हाथ नीचे। नो मैम, सॉन्ग सुना है नो बस। मैम। कौन है सिम्बा मूवी में हीरो? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, राइट। चलो यार, जिसको नहीं भी याद है, सॉन्ग तो सुना है। तुम तो सुना, इन केस किसी को याद नहीं है। सिम्बा, ये वाला पहली पिक्चर थी ना, अब तो पहचान ही होंगे। यो मैम। तो सिम्बा मूवी में रणवीर सिंह है, वो क्या करता है, पुलिस वाला होता है और वो मदद करता है लोगों की, है ना, हेल्पफुल होता है, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में जो मदद करने के लिए आता है वो है एक सिम्बा से सिग्मा फैक्टर, याद रखेंगे हम, ठीक है। तो सिम्बा से याद रखना है सिग्मा फैक्टर, कि सिग्मा फैक्टर आता है और ये क्या करता है, हेल्प करता है इस प्रोसेस में। अब ये किसकी हेल्प करता है? अब सिम्बा तो हेल्प करता है जिनको मदद की जरूरत होती है, उसकी सिस्टर की मदद करता है वो, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर किसकी मदद करता है? यहाँ पर सिग्मा फैक्टर मदद करता है एक एंजाइम की, और इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इसमें एंजाइम किसका नाम है? ये तो बहुत लंबा नाम है ना, तो याद करो, मैंने बताया था जब 4 वर्ड आएंगे तो आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज के साथ जो लिखा है ना वो है वो एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है, यानी एक ऐसा एंजाइम है जो क्या बनाता है, आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए का स्ट्रैंड बनाता है ये, ठीक है। और ये किसको देख के आरएनए का स्ट्रैंड बनाता है? हमें पता है ना पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, एक स्ट्रैंड को रीड करके नया स्ट्रैंड बनता है उसके नीचे। तो ये किसको रीड करता है? पेरेंट स्ट्रैंड को। पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है ट्रांसक्रिप्शन में? दैट इज डीएनए। तो हम लिखेंगे डीएनए पे डिपेंड करता है एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट का मतलब है डीएनए को रीड करता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब देखो, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए तो सिम्बा आया था, सिग्मा फैक्टर, फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एंजाइम ने अपना काम कर दिया, और एक ही टाइप है ये, 1 2 3 4 नहीं लिखना है इसके आगे। हाँ बेटा, डाउट है? बोल शीते। मैम यहाँ यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है इधर। अब आ रही है? आ रही है? यो मैम। अगर फिर फ्रीज हो जाएगी तो एक बार एग्जिट करके एंटर कर दियो, सेट हो जाएगा। अगर नहीं होता फिर इंटरनेट का कुछ कर नहीं सकते। चलो, तो एंजाइम की मदद कर दी। अब एंजाइम ने अपना काम कर लिया, एंजाइम ने अपना काम कर लिया, अगर काम कर लिया तो उसको फिर रुकना पड़ेगा ना। तो जब भी वो रुकेगा, पर एंजाइम को तो बहुत मजा आ रहा था अपना काम करने में, पर हमने उसको रोक दिया, तो जैसे तुम उसको रोकोगे वो क्या करेगा, रोने लग जाएगा। तो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, जो प्रोसेस को स्टॉप करता है या एंड करता है, वो है रो फैक्टर। तो रो हम कैसे याद रखेंगे? रोने से, क्राई से, ठीक है। तो रोने से रो फैक्टर। यो मैम। अच्छा बात बताओ, जब रोते हैं तो आंखों से आंसू कहाँ जाते हैं? नीचे, ऊपर है, साइड में? मैम नीचे। है नीचे ही आते हैं। ना? या रो के सिंबल कुछ ऐसे वाला है। सिग्मा और रो के सिंबल में ना कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर? यो यो मैम। बस याद रख लेना कि आइस की ड्रॉप की तरह ये नीचे को जा रहा है। चलो, तो सिग्मा और ये। अब लास्ट चीज जो चाहिए वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो इतना लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट, फटाफट लिखो। आज ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक करेंगे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करेंगे पूरा। किसी को नहीं समझ आए तो बताओ, और बीच में कोई मत बोलना जब तक बोलने को ना बोलूं। इतनी बड़ी क्लास में सबको सुनता नहीं है फिर, है ना।
ओके चलो अब समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना नहीं तो समझ नहीं आएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. यो मैम। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये है किसको बनाए हम, कौन है ये, नाम दो भाई। टुक टुक। तो यार कोई और ले आओ यार, कोई और। चिंटू। मैम टुक टुक की वो ओल्ड स्कूल नाम नहीं चाहिए, लड़का है यार। मोगैम्बो। चंपक। बोलू मोगैम्बो, गैम्बो, मोगैम्बो। क्या मोगैम्बो रख तो दिया अब नाम उसका, मोगैम्बो, जिसके 2 दांत साइड में। ठीक है, तो ये रहा भाई मोगैम्बो। अब मोगैम्बो के पास एक पेनक्रियास है हमारी ही तरह। ठीक है, ये रही उसकी प्यारी सी पेनक्रियास, दिख रही है सबको? यो मैम। और मोगैम्बो के पास है प्यारी प्यारी त्वचा, कोमल सुनहरी त्वचा, जैसे हमारे पास है। धूप में सुनहरी हो गई है बहुत अच्छे से मेरी तो ये रही उसकी स्किन, है ना? अब पेनक्रियास भी सेल से बने होंगे, Yes, ma'am. स्किन भी सेल से बनी है। ठीक है, यो मैम। पेशेंटली सुनना, बात बड़ी मजेदार है, मजा आएगा तुम्हें सुन के, मजे आएंगे हैं? तो अपन सेल बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें और कोई काम तो है नहीं लोगों के सेल निकालने के अलावा। सिल्की है ये ग्लास में? नहीं, ठीक है चलो। तो ये स्किन का सेल निकाल लिया, और ये यूकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है? तो न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियस बना लिया। अब न्यूक्लियस के अंदर मस्त पड़ा होगा डीएनए। बेटा माइक बंद कर ले, अब तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। इसके अंदर पड़ा है डीएनए, तो डीएनए को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों सेल इसी के हेमोगैम्बो के, तो क्या डीएनए सेम होगा हर सेल में? Yes, ma'am. यो है ना, सेम डीएनए है। ठीक है, अब देखो जो स्किन सेल है मोगैम्बो का, वो उसके स्किन में क्या देता है? स्किन को कलर कौन देता है? Ma'am, DNA. मेलिन। मेलेनिन पिगमेंट। वो पिगमेंट कौन बनाता है? स्किन के सेल्स। ठीक है, यो मैम। सारे चुप हो जाओ, आवाज नहीं आ रही सबको। देखो जो स्किन है तुम्हारी, उसका जो भी कलर है, उस कलर को देता है वो स्किन का सेल, राइट? तो स्किन का सेल ही कलर देता है, उसको सिग्नलिंग आती है ब्रेन से सब कुछ। ठीक है, तो एक सेल आपकी स्किन को कलर दे रहा है, राइट? तो वो कलर कैसे दे रहा है? अब देखो कोई सेल सोच कैसे सकता है? तो सेल का ब्रेन होता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको नहीं पता, सेल का ब्रेन है उसका न्यूक्लियस। जैसे हमारा ब्रेन क्या है बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या है जो मेन सिग्नलिंग करता है? ब्रेन। तो वैसे किसी सेल के अंदर जो उसका ब्रेन है वो न्यूक्लियस है। यानी कि न्यूक्लियस क्यों ब्रेन है? क्योंकि उसके अंदर डीएनए है। तो जो डीएनए होता है ना, वो सिग्नल देता है, तब सेल मेलेनिन बनाता है, पिगमेंट बनाता है। ठीक है, तो डीएनए का कोई पार्ट क्या करता है? सिग्नल देता है। वो सिग्नल कैसे देता है? डीएनए बनाता है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर वो एमआरएनए बनाता है स्पेसिफिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन इज जस्ट लाइक अ चिट्ठी, जैसे किसी को तुम मैसेज देते हो, व्हाट्सएप करते हो ना, वैसी प्रोटीन होता है। प्रोटीन सिग्नलिंग करता है, तो ये प्रोटीन सेल को सिग्नल देता है कि भाई तू बना मिलेनिन। ठीक है, तो ऐसे मिलेनिन बनेगा। सिमिलरली जो पेनक्रियाज है, अब पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, तो पेनक्रियाज के सेल इंसुलिन बनाएंगे। ये सिग्नल कौन देगा उस सेल को? डीएनए। Protein. उसी सेल का डीएनए। हाँ, उसी सेल का डीएनए, राइट? शाबाश। तो ये देखो इसी सेल का कोई सेगमेंट होगा, उसमें एमआरएनए बनेगा, उससे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, और वो सिग्नल देगा कि भाई तू इंसुलिन बना, खाने में मिठास को अब्सॉर्ब करना है। इंसुलिन आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कम करता है ना, बिना इंसुलिन को तो हम सबको शुगर हो जाएगी, राइट? तो देखो डीएनए तो सेम था ना। कभी ऐसा हुआ है कि पेनक्रियास से सेल मेलेनिन बनाने लग गए और स्किन के सेल से इंसुलिन टपक रहा है? नो मैम। No, ma'am. नहीं ना, राइट? तो दैट मींस हमेशा जो डीएनए है ना, उसका कोई एक सेगमेंट किसी सेल में एक्टिवेट होता है, कोई सेगमेंट किसी और सेल में। ये बात से क्लियर है सबको? Yo, ma'am. यो मैम। है ना? तो ये जो सेगमेंट है ना डीएनए का, जो सिग्नल देके एमआरएनए बनाता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है, इस छोटे से सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस सेगमेंट एज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। समझ आई? फिर से रिपीट करना लास्ट लाइन।
ये जो छोटा सा सेगमेंट है ना डीएनए का जिससे एमआरएनए बन रहा है, इस छोटे से न्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट को हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, यो मैम। इधर भी मैं इसको बोलूंगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। समझ में आया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? यो मैम। अगर मैं थोड़ी बड़ी टर्म में बोल दूंगी तो मैं उसको जीन बोल दूंगी। ठीक है, मैं बहुत छोटे लेवल पे जा रही हूँ कि मेरे डीएनए में जो स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा है ना, वो छोटा सा सेगमेंट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर? अभी दिखता कैसे है? अच्छा, क्या लगता है इसमें क्या क्या होगा? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या होगा? रेज योर हैंड। ऐसा मन नहीं आया मुझे। मनीषा बताइए। नाइट्रोजनस बेसिस। हाँ, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होगा ना, न्यूक्लियोटाइड से तो बना है ना। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच विल फॉर्म आरएनए। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एमआरएनए की बात करेंगे। ठीक है, और तरीके की आरएनए भी होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का जो हमारा आरएनए बनाएगा। क्लियर? यो मैम। अभी देखने में ना इसके स्पेसिफिक नाम होते हैं, तो इसके पास हाथ नीचे कर लो और मुंह बंद कर लो तो इसके पास स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं। ऐसे नहीं हम इसको रफली बनाएंगे, हम इसको सही से बनाएंगे। तो अगर ये डीएनए है और ये इस डीएनए का ये छोटा सा पार्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो इसके 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है जी, तो इसके 3 रीजन पे हम फोकस करेंगे। एक इसके पास होता है प्रोमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। एक होता है इसके पास टर्मिनेटर, वो वाली न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जहां से प्रोसेस स्टॉप होगा। और बीच में इसके पास होती है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब वो सीक्वेंस जो स्पेसिफिकली प्रोटीन बनाती है। तो जो हमारी काम की सीक्वेंस है ना, जिसने बताया था इंसुलिन बनाना है, वो स्ट्रक्चरल जीन है। बस उसके स्टार्टिंग में प्रोमोटर लगा है और पीछे टर्मिनेटर लगा है। इतना क्लियर? इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे दिखते हैं? अब देखो, सीक्वेंस बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी तुम्हें। पीछे बनाती हूँ। तो पेरेंटल डीएनए है ना, तो मैं हमेशा रेड कलर से बनाऊंगी, इजी होता है। और हमने रेप्लिकेशन में हमेशा हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते थे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम ना। तो हम ना क्लास में ना एक ही सीक्वेंस से याद कर लेते हैं। ये नीचे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, हम एक तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाले को 3 प्राइम बना लेना ताकि तुमको पेपर में एक तरीके से याद हो। तो ये पेरेंटल डीएनए है, मैं क्लियर कर दूं। अभी तक मैंने ट्रांसक्रिप्शन करा नहीं है, अभी मैं तुमको समझा रही हूँ। तो पेरेंटल डीएनए है, इसके 2 स्ट्रैंड है। अब तुम याद करो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है एमआरएनए बनना। तो क्या दोनों स्ट्रैंड को देख के एमआरएनए के 2 स्ट्रैंड बनेंगे ऐसे, या फिर सिर्फ एक स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का? एक स्ट्रैंड बनेगा। एक वन स्ट्रैंड बनेगा। हाँ, रीजन नहीं बताया, लेकिन एक स्ट्रैंड बनेगा हमारा, है ना। तो कोई एक स्ट्रैंड ही बनेगा, राइट। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहूंगी अगर, दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस होगी, इतना रीजन ऐसे बनाते हैं हिसाब से। तो इतना रीजन मैं कह सकती हूँ जो स्टार्ट करता है प्रोसेस। दिस इज अ कौन सा रीजन? प्रमोटर है ना। जहाँ प्रोसेस एंड होगा वो रीजन क्या कहलाएगा? टर्मिनेटर रीजन। और जो मेन है, वो मेन सीक्वेंस जिसको देखे एमआरएनए बनना है, नाइट्रोजनस बेसिस ही, उस सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाएंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब तुम्हें दिखा कि ये दिखती कैसे? यो मैम। बना लो इसे। तो ये इस डीएनए की ये छोटा सा सेगमेंट था जिसको उठा के मैंने यहाँ बना, इसे बना लो। श्रुति, अभी तक तुम मुझे 6000 हार्ट भेज चुकी हो। शीतल, कंपटीशन नहीं है बेटा, रिलैक्स। मैम हो गया, मतलब बना लिया मैं। चलो, बहुत बढ़िया। आइए, तो प्रोमोटर सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो, अब जो मैं तुम्हें इतना छोटा करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो पेपर है ना, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सच में 2 मिनट में समझा दूंगी और तुम 5 मिनट में मुझे क्वेश्चन आंसर भी दे दोगे। क्वेश्चन आता है इनसे, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इनसे क्वेश्चन आता है।
इसलिए हम टर्मिनोलॉजीज को बहुत ध्यान से कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। अब देखो एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। एक एरो रख लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमें सिंथेसिस करनी है, ठीक है जी। तो किसको देखकर पॉलीमराइजेशन होगी, एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए बनाने के लिए एंजाइम का नाम क्या था, पॉलीमरेज। कौन सा वाला पॉलीमरेज था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यही था ना। आरएनए चलो हाँ ठीक है जी, डीएनए पे डिपेंड करने वाला, क्योंकि ये डीएनए को पढ़ के बनाएगा एक आरएनए का स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हाँ तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अब किस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनाता है और किस डायरेक्शन में रीड करता है, दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करके जल्दी से बताना, हाथ खड़े करना है, रेज योर हैंड, कि डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में करता था और रीडिंग ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में करता था। रेज योर हैंड, कोई बोलेगा नहीं बीच में, अब जो बोलेगा मैं उसको सच में ब्लॉक कर दूंगी। हाँ भाई आरुषि, सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन से कौन से में न्यू स्ट्रैंड की, 3 to 5 ओके। और रीडिंग कौन से में से कौन सी करता था, सारे चुप, आरुषि, नेहा 5 to 3 5 to 3 में वो पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करता था, ठीक है। शगुन सही बोल रही है, हर्ष मैम आपने पढ़ाया था उल्टा था इसका बस। हाँ पढ़ाया उल्टा था ना, उल्टा ही है बेटा, ठीक है दोनों गलत बोल रहे हो। न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता था वो होता था हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और वो पेरेंट को हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करते थे। ये ना बार बार गलती होती है तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है आरुषि, ठीक है। उसी तरीके से याद रखना कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी जो सिंथेसाइज करता है ना नया स्ट्रैंड, वो बिल्कुल सेम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। दैट मींस वो पेरेंट स्ट्रैंड को कौन सी डायरेक्शन से कहां रीड करता होगा, 3 प्राइम टू 3 to तो सिम से तो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसकी रीडिंग का पैटर्न और सिंथेसिस का पैटर्न सेम है, तो उसको कंपेयर करके याद किया जा सकता है, राइट। लिखो इसे, ये दोनों नीट के क्वेश्चन है, ये इसका 8 नंबर का पेपर है स्क्रीन पे, लिखो इसे और रिवाइज करते रहा करो, नहीं तो भूल जाओगे, चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, डजंट मैटर, बिना रिवीजन के किसी को याद नहीं रहता, हम भी भूल जाते हैं। तो मैं भी रिवाइज करती हूँ, अगर आपको लगता है नहीं करती तो ऐसा नहीं है। मैं कैसे रिवाइज करती हूँ, मैं क्वेश्चन करके रिवाइज करती हूँ, ठीक है। अपने लेक्चर्स को अपने नोट्स को देख के तो रिवीजन करते रहना चाहिए। चलो आइए अब तो देखो, अब जो बताने वाली ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो उर्वशी। मैम जल्दी से हो गया, ठीक है, तो ये है मेरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है जी। जिस स्ट्रैंड को देख के, अब मैं स्ट्रैंड की लेबलिंग कर रही हूँ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंट का स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज है वो पेरेंट स्ट्रैंड पे कहाँ जाके रखेगा, उसके 3 प्राइम एंड पे या 5 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, ऐसे हाथ करेगा कोई ना, तो यहाँ आके लगेगा, राइट। तो वो एंजाइम यहाँ आके लगेगा 3 प्राइम एंड पे, राइट। लेकिन दूसरे के नहीं जाएगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, तो हम ऊपर वाले से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले एंड पे जाकर हमारा डीएनए पॉलीमरेज लगता है, आरएनए पॉलीमरेज लगता है। तो इस स्ट्रैंड का स्पेशल नाम है, इस स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है जी, ओके। यो मैम। इसी स्ट्रैंड को हम लोग और बुलाते हैं, देखो ये टेम्पलेट है, यहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज में लगना है, इट मेक सेंस है ना, क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो 3 प्राइम पे वो आके लगेगा, 5 प्राइम की तरफ बनाएगा नया स्ट्रैंड, तो इस बात में सेंस बनता है, इसीलिए हम इस स्ट्रैंड को एक और नाम से बुलाते हैं सेंस स्ट्रैंड, क्लियर।
तो ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड को जो टेम्पलेट नहीं है उसे मैं बोलूंगी नॉन टेम्पलेट, और दूसरा मैं उसे बोलूंगी नॉनसेंस। नॉनसेंस, यो यो मैम। एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, ओके। मैम अब इसका एक और नाम भी होगा, तो चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं तुमको 3 केसेस पढ़ाऊंगी, उस केसेस पे तुम्हें नया कॉन्सेप्ट समझ आएगा। रेडी? आई थिंक यो दो केसेस में कवर हो जाएगा। तो केसेस तुमको साथ से लिखने पड़ेंगे क्योंकि आंसर तुम बताओगे। तो केस 1 है, रेज योर हैंड कर लो जो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में। जो सोने आया है उसकी मर्जी अभी। तो पहला केस है, दिस इज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट पे सीक्वेंस है ATGC, ये एग्जाम्पल है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये, ओके। ऐसा जरूरी नहीं यही सीक्वेंस होगी, राइट? तो मुझे बताओ गरिमा, इस नॉन टेम्पलेट स्टैंड पे सीक्वेंस क्या होगी? मैम TACG। TACG, वेरी गुड, शाबाश, राइट। अब कृति, हाँ, मैम ये RNA का है ना स्टैंड? RNA का कहाँ है? DNA पेरेंटल स्टैंड है नहीं अभी, RNA का बनाया मैंने, वो तो बनाया नहीं। कृति, अब यहाँ पे RNA का नया स्ट्रैंड बना है, तो मुझे बता, अगर ये मेरा mRNA है तो कृति यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगी? इसको देख के, इस स्ट्रैंड को देख के बता। TACG। TACG, ओके। अनमोल, क्या गलत है इसमें? थायमिन की जगह यूरेसिल आएगा। हाँ बेटा, थायमिन की जगह यूरेसिल आएगा कृति, क्योंकि mRNA है ना, RNA में तो थायमिन होता ही नहीं है, राइट? क्लियर? यो मैम। अब देखो, अब खुद देखना सारे के सारे, और चैट में आंसर, अभी कोई आंसर नहीं करेगा तो पूछो ना। ये जो टेम्पलेट की सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री है नॉन टेम्पलेट की, टेम्पलेट की सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जो सीक्वेंस है mRNA की, ये नॉन टेम्पलेट के काफी सिमिलर नहीं है? ये मैम। है यो ना? यो मैम। सिर्फ एक यूरेसिल की तो फर्क है, बाकी सब तो सिमिलर, राइट? तो ये जो स्ट्रैंड है mRNA, ये फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा? इस स्ट्रैंड की मदद से फ्यूचर में प्रोटीन बनेगा, राइट? तो जब प्रोटीन फॉर्म होगा ना इसकी मदद से, इसका साइंटिफिक वर्ड होता है, फॉर्म को हम बुलाते हैं कोडिंग, ठीक है? तो ये फ्यूचर में जाके कोड करेगा, कोड करेगा प्रोटीन, ठीक है? तो हम बनाने को कोड वर्ड बोल देते हैं, राइट? तो मैं कह सकती हूँ कि mRNA जो है वो बेसिकली कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि यही तो आगे जाके कोड करेगा ना प्रोटीन, कोड मतलब बनाना, राइट? क्लियर? ये यो बात मैम। क्लियर है? मैम। और जो ये mRNA का स्ट्रैंड है वैसे ही मेरा नॉन टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड है, सेम सेम है ना ऑलमोस्ट। यो यो मैम। तो इसलिए हम mRNA के जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बुलाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड हम इसलिए बुलाते हैं, ये कोड कुछ नहीं करता, पर इसकी सीक्वेंस ये जो mRNA है ना उससे बहुत मिलती है, और mRNA एक्चुअल में कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बुलाते हैं, वो कोड कुछ नहीं करता पर वो दिखता है उसकी तरह जो कोड करने वाला स्ट्रैंड है। ये बात समझ आई? यो यो मैम। ठीक है, तो ये था इसका तीसरा नाम, कोडिंग स्ट्रैंड, और दिस इज आल्सो नोन एज एंटीसेंस। क्लियर सबको? मैम। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम हो जाएगा नॉन कोडिंग, और तीसरा सेंस स्ट्रैंड, राइट? इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, गलत मैम मत रिपीट कर। कर। कहाँ से? एक बार फिर से रिपीट करना। मैम ध्यान से सुना करो। ये mRNA क्योंकि फ्यूचर में कोड करने वाला है प्रोटीन को, इसलिए मैं कह सकती हूँ ये कोडिंग स्ट्रैंड है। और mRNA की सीक्वेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है नॉन टेम्पलेट जैसी, इसलिए मैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड भी बुला सकती हूँ, क्योंकि उसकी सीक्वेंस mRNA से बहुत मिलती है। बस वो कोड कुछ नहीं करता, बस वो मिलता है, इसलिए उसको कोडिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं। समझ आई? मैम। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो, अब केस 2 है, 15 मिनट बचे लास्ट। ये केस 2 करा दूं फिर आगे चलेंगे, ठीक है? यो यो मैम। बेटा केस 2 है,
कोडिंग नॉन कोडिंग बताया ना मैंने तुम्हें। अब देखो टेक्निकली ये जो वाला स्ट्रैंड था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसको मैं किस नाम से बुलाती हूँ? नॉन टेम्पलेट। बेटा टेम्पलेट, नीचे वाले का बता दो। है ना। दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, यही बनाएंगे, इससे देख के एमआरएनए बनेगा। तो ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये बेचारा तो कोई काम नहीं करता ना। यो यो मैम। तो साइंटिस्ट ने कहा इसका मदद से हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग नेमिंग करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इमेजिन कर लो ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड है और मैं हाइपोथेटिकली इसको बीच से काट रही हूँ, ध्यान से देखना, हाइपोथेटिकली मैंने इसको बीच से काट दिया, ठीक है। अब जो भी चीज, कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल एडेनिन थाइमिन, जोन से नाइट्रोजनस बेसिस इसके, चुपचाप सुनो एक बार, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो भी नाइट्रोजनस बेसिस या कुछ भी 5 प्राइम एंड की तरफ है, मैं कहूंगी ये सारी चीजें हैं अपस्ट्रीम। ये दो वर्ड है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे जो 3 प्राइम एंड की तरफ है उन सब चीजों को मैं बोलूंगी डाउनस्ट्रीम। तो अगर वो तुमसे पूछ ले अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की जो वोकैबुलरी है ना वो आपने सिर्फ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे देखनी है। सिंपल सी बात है कि जो भी चीज 5 प्राइम एंड की तरफ है वो अपस्ट्रीम है, जो भी चीज 3 प्राइम एंड की तरफ है वो डाउनस्ट्रीम है। क्लियर? यो यो मैम। ठीक है, पक्का सबको क्लियर? यो मैम। यो यो मैम। अच्छा तो फिर रेज योर हैंड और मुझे बताओ, नॉट रेज योर हैंड, चैट बॉक्स में बताओ, उसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगी कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, चैट में बताना है, मेरे को जवाब नहीं चाहिए, अगर किसी ने जवाब दिया मैं एग्जिट करवा दूँ, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये वाला, इसको हाइपोथेटिकली बीच से काटा है, ये ABCD पॉइंट है। मुझे बताओ कौन से पॉइंट है जो अपस्ट्रीम में कहलाएंगे, कौन से पॉइंट है जो डाउनस्ट्रीम में कराएंगे। ABCD कहाँ लिखूं मैं? चैट में। लेट्स सी कौन बताता है। अभी तक सही आंसर नहीं मिला मुझे इससे किसी भी बच्चे का। देखते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्वेश्चन समझ आया? हाँ कशिश बोलो। मैम सी एंड बी पे अपस्ट्रीम होगा मैंने और डाउन। पूछा मैंने कहा चैट में लिखना है, चैट में लिख से। ओके मासूम बच्चे। D अपस्ट्रीम। अच्छा एक साथ बताना है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है, एक एक नहीं बताना मनीषा। मैम कोई भी नहीं होगा क्योंकि ओके निशांत। A and B अपस्ट्रीम। ओके रुक जाइए भाई। तो फाइनली दो बच्चों ने, हरीश ने सही बोला, शीतल ने सही बोला, साक्षी ने सही बोला, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, सब रुक जाओ, अब सुनो। निशांत, वोकैबुलरी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को ध्यान में रख के रखी गई है, ठीक है। तो ऊपर वाले को देखना ही नहीं है, तूने सिर्फ नॉन टेम्पलेट को देखना है। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग 5 प्राइम एंड के पास है A और B पॉइंट, सिर्फ इसको देखना, ऊपर देखना ही नहीं है, किसी और नंबर को नहीं देखना, सिर्फ नॉन टेम्पलेट, क्योंकि ये टेम्पलेट था ना तो डेफिनेटली दिस इज नॉन टेम्पलेट। तो नॉन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो अपस्ट्रीम है दैट वुड बी A एंड B, और जो डाउनस्ट्रीम है दैट वुड बी C एंड D, क्योंकि वो 3 प्राइम एंड की तरफ है। समझ आया? इस पिक्चर में स्ट्रैंड दूर दूर है ना, लेकिन आपको पूरे वोकैबुलरी इसी में ध्यान रखना है, सिर्फ नॉन टेम्पलेट को देखना है। क्लियर? तो लिख लो इसको यो यो मैम। एज एग्जांपल। लिखो लिखो। हम दोबारा से समझा सकते हो ये वाला? हाँ बिल्कुल। तो तुझे याद रखना है ना, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में जब भी पूछूंगी तुझे कुछ नहीं देखना है पूरे डायग्राम में, तुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि नॉन टेम्पलेट का है, इसको दिमाग में बिठा ले।
कि कुछ नहीं देखना है, किसी की नहीं सुननी, सिर्फ नॉन टेम्पलेट ढूंढना है। अब नॉन टेम्पलेट का जहां पर भी 5 प्राइम एंड है, जो भी चीज इसके पास है ना वो अपस्ट्रीम है। तो ए इसके पास है, बी इसके पास है, बेटा सी और डी तो बहुत दूर है ना, तो ए एंड बी को मैं कहूंगी कि अपस्ट्रीम है। अब नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो 3 के पास है ना, 3 प्राइम एंड के पास, दैट इज डी एंड सी, इसको मैं कहूंगी ये डाउनस्ट्रीम है। तो बस तूने कुछ नहीं करना है, सिंपली ये देखना है कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। 5 के पास जो भी है वो अपस्ट्रीम है, 3 के पास जो भी है वो डाउनस्ट्रीम है। मैम पर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये तो टेम्पलेट स्टैंड है। हाँ, तो मैंने कहा ना कि कोई स्ट्रैंड नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। जब भी मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड बोलूंगी ना ट्रांसक्रिप्शन में, दोनों स्ट्रैंड हमेशा होंगे। तुम्हें सिर्फ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड देखना है, टेम्पलेट का देखना ही नहीं है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, इसी तरीके से लेबलिंग की जाती है, उसको ध्यान में रखा ही नहीं जाता, सिर्फ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के करते हैं। ओके, क्लियर सबको? यो यो मैम। चलो, यो किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। नोट्स भेजूंगी, नोट्स लिख के ले आना, जहाँ पे डायग्राम खाली है ना ऐसे ही थोड़ा सा बना के स्पेस छोड़ देना लेबल करने के लिए आसपास। लेबलिंग मैं क्लास में करा दूंगी, ठीक है? नोट्स बनाया ना, इजी हो जाएगा। यो यो मैम। आओ भाई, अब हम करते हैं अपना, या मैं दोबारा से ओपन कर देती हूँ इसको। हाँ, वाइवा दोबारा से ओपन कर देती हूँ, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो पिछले क्लास का नहीं। प्लीज, कौन सा चैप्टर था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट। चलिए, ओके जी, आइए तो रेज योर हैंड। सीनी है, मिटाना ही पड़ेगा, फिर बहुत सारा मिटाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। हाँ, मैं थक गई। नफरत है मुझे मिटाने से। ये देखो, अरे भगवान। चलो भाई, तब तक मुझे हैंड रेस करके बताइए। चलो यार, रुक जा भाई, रुक जा, बस पूछ रही हूँ, पहले तो रफ हो जाए। मुझे लगा था ये रफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। इजी तो झाड़ू मारना है, तो वो भी नहीं मारती। मैं थक गया, मैं दूसरे हाथ से करूंगी, दूसरे हाथ से होगा। यस, होगा। मेरे को लेफ्ट हैंड से भी आता है, ठीक है? लेफ्ट हैंड से काम करो तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन शार्प होता है, मैंने 3 इडियट्स से सीखा था। यो यो मैम। चलो, ज्यादा नहीं जरूरत नहीं है लाइक को। रेज योर हैंड। ओके, सो आपके एनसीईआरटी में ये पिक्चर है? नहीं मैम। नो। ये बताओ मुझे, कौन सा कलर, कौन सा कलर? मैम पर्पल। भाई इतनी जोर से पर्पल बोला, पर्पल ही लेना पड़ेगा। देखो भाई, ये जो पिक्चर है ना एनसीईआरटी में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इससे पहले करो इंपॉर्टेंट मार्क, करो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई और कलर बताओ मुझे, ये दिख कम रहा है। मैम ग्रीन। रेड सुन गया, रेड। अब देखो क्वेश्चन पता है क्या आता है? जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे मेंडल के, जो 7, अच्छा कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है एक दूसरे से ऑपोजिट, बेसिक एक तरह से। तो मुझे बात बताओ, मेंडल ने 7 ट्रेट पढ़े थे, मैं ट्रेट को स्ट्रेट लिख रही हूँ, भगवान क्या हो गया मुझे। मेंडल ने 7 ट्रेट्स पढ़े थे, वो भी कॉन्ट्रास्टिंग थे। कितने क्रोमोसोम पे थे ये ट्रेट्स लोकेटेड? टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे थे? मैम 14 ओह मैया मेरी, 7 ट्रेट उसने 14 पे कैसे पढ़ लिए? जेनेटिक्स बर्बाद करवाओगी क्या? ओ भाई, 4 क्रोमोसोम पे पढ़े थे यार। डूब रही है मीट इनकी, नींद कैसे आएगी तुम्हें? 4 क्रोमोसोम पे पढ़े थे,
उन्होंने 7 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। टोटल 14 कैरेक्टर थे, कॉन्ट्रास्ट में बोलूंगी, पेयर में बोलूंगी तो 7 बोलूंगी, राइट। और कितने क्रोमोसोम पे थे सारे कैरेक्टर? 4 क्रोमोसोम पे थे। कौन कौन से क्रोमोसोम थे? क्रोमोसोम नंबर ऐसे 1, 4, 5 एंड 7, हाथ पे करो। 1, 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7, याद रहेगा? यो मैम। याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, ठीक है। और क्वेश्चन सुन लिया करो, कुछ भी मत बोला करो, राइट। तो उन्होंने 4 क्रोमोसोम पे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़े थे। क्वेश्चन क्या आता है? एक तो ये क्वेश्चन आता है जो मैंने बताया, दूसरा आता है कौन सा फीचर डोमिनेंट था और कौन सा रिसेसिव था, ठीक है। ये लगता है कि हमसे हो जाएगा, लेकिन जब पेपर में आता तो होता नहीं है, क्योंकि चार्ट ऐसे याद नहीं आता। ओके, तो मैं ये वाला पॉइंट मिटा दूँ, क्रोमोसोम वाला। 4 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्टडी किए थे भाई साहब ने। चलिए, तो देखो ये लिखा है डोमिनेंट ट्रेट, ये लिखा है रिसेसिव ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, हर पेपर में आपको पीवाईक्यू में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। देखो सीड की शेप राउंड जो होती है ना, मटर के दाने राउंड खाते हैं, वो डोमिनेंट है। सीड का जो कलर है वो येलो। अब मटर के दाने हमारे वाले तो हरे होते हैं, सूखे हुए मटर के येलो होते हैं, पर यहाँ पर येलो इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आप इसका ना डाई हाइब्रिड में क्रॉस करते हो तो आपको कैपिटल वाई याद रह जाएगा कि ये डोमिनेंट है। फ्लावर का कलर है वायलेट, ये हम नहीं पढ़ते, तो इसको याद करना है, इसे बनाओ डब्बा, ये भूल जाएगा कि वायलेट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। पॉट की शेप फुल, मटर लाते हैं ना भाई एकदम बड़े से खिले हुए, तो पॉट की शेप फुल याद रह जाएगी। पॉट का कलर इज ग्रीन, हरे रंग के मटर लाते हैं हम, तो ग्रीन इज अ डोमिनेंट फीचर, ठीक है। येलो इज नॉट डोमिनेंट। तो यहाँ गड़बड़ होती है सीड का कलर और पॉट के कलर में, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है, ठीक है जी। तो इसे कर लो अंडरलाइन, डब्बा बना लो इस पे, यही गलती होगी। उसके अलावा फ्लावर्स की पोजीशन पूछ रहा है, तो एक्सियल साइड में वो डोमिनेंट है, जो टॉप पर है ना टर्मिनल, दैट इज रिसेसिव। बाकी हाइट टॉल डोमिनेंट होती है और रिसेसिव ड्वार्फ होती है। क्लियर? यो मैम। पहले तो 4 नंबर का क्वेश्चन यही था, ठीक है। इसके बाद एक और डब्बा जिससे क्वेश्चन आता है, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग क्वेश्चन नहीं, वो तुमसे डायरेक्टली पूछेगा, आउट ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट कैरेक्टर और द रिसेसिव वन, ऐसे पूछ लेगा वो। तो बेसिकली अगर कहूँ तो मैं रट्टा बेस आएंगे। अब देख यहाँ पर भी दे रखे हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, स्टेम की हाइट टॉल, ये जो फीचर है ना, ये स्लैश करके लिखा है ना, तो ये वाले डोमिनेंट फीचर है और ये वाले रिसेसिव। अगर पीछे से याद नहीं हो रहे तो इसे कर लेना, कभी कभार ये लेबल होने के लिए आ जाता है। ओके, जहां पर कलर है वहां पे दिक्कत है, बी केयरफुल। ऑलराइट, यस मैम। यो मैम। चलिए आइए। तो मेंडल भाई साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस करे थे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जैक्टली होता क्या है? रेज योर हैंड। हाँ भी तान्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मैम जिसमें 2 प्योर लाइंस को हम क्रॉस करते हैं और F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट मिलता है और F2 जनरेशन में 3 डोमिनेंट पेरेंट्स और एक डॉफ, मतलब 3 डोमिनेंट प्लांट और एक डॉफ प्लांट मिलता है। बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 प्योर लाइन को क्रॉस कराती है, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड में किसको क्रॉस कराते हैं? प्योर लाइंस। हाँ, तो फर्क क्या हुआ? मैम मोनोहाइब्रिड में मतलब हम सिर्फ एक एक कैरेक्टर लेते हैं और डाइहाइब्रिड में 2 लेते हैं। यस, वेरी गुड। एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, जैसे हाइट कर लिया है, टॉल पढ़ लिया हमने, और एक हमने डॉर्फ। प्योर लाइन का मतलब है ये एक जैसा सिंबल है ना, या तो कैपिटल है स्मॉल है, तो उसके लिए होमोजाइगस वर्ड आता है। तो इसमें इनको क्रॉस कराओगे जब भी, बच्चा जो आएगा ना वो हमेशा हेट्रोजाइगस आएगा। हेट्रोजाइगस क्योंकि अलग अलग अल्फाबेट है ना, कैपिटल एंड स्मॉल, लेकिन डोमिनेंट, तो बच्चा हमेशा टॉल ही निकलेगा इस केस में, डोमिनेंट फीचर ही शो करेगा। ये F1 जनरेशन है। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, वो आपसे पता है कैसे पूछेगा, हर क्रॉस में वो यही पूछेगा F1 में क्या है, F2 में क्या है। तो ध्यान से पढ़ना वो पूछ क्या रहा है। कभी कभार भलेखा लग जाता है F1 पूछ रहा है या F2, क्योंकि हमें ना जनरली क्वेश्चन F2 जनरेशन के आते हैं, लेकिन कभी कभार वो F1 भी पूछता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे। समझ आई बात? यो मैम। इसके बाद हम इसके अगर आएंगे, सेकंड जनरेशन बनाना है तो सेल्फिंग करा दो। सेल्फिंग का मतलब है सेम को सेम से क्रॉस कराओ, और इस क्रॉस को एक डब्बे में बनाएंगे, और डब्बे भाई का नाम क्या है? पुनीत भाई के लिए हम एक जनरेशन यहाँ लिख देंगे, मम्मी की पापा की जीन्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इजी है, ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं था, बट दो डब्बा सेम सेम, ठीक है। तो मेरे को बताओ नेहा कुमारी,
एक डब्बा कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन का? वन बॉक्स इज 25%, राइट? तो नेहा कुमारी जी, इस डब्बे के अकॉर्डिंग कितने परसेंट बच्चे टॉल होने वाले हैं? मैम 75। हाँ, 75% है टॉल और अपने 25% है डॉर्फ। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मेरे को बताओ सात्विक, व्हाट डू यू मीन बाय अ जीनोटाइप एंड अ फिनोटाइप? यस मैम। मैम जीनोटाइपिक रेशियो वो होती है जो सिंगल कैरेक्टर, जैसे टॉल हो गया, वो सिर्फ टॉल ही होगा, प्योर कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता हो। और फिनोटाइप? फिनोटाइपिक रेशियो वो होती है जैसे सिंपल एक टॉल, उसमें हाइब्रिड टॉल भी आ जाते हैं, प्योर टॉल भी आ जाते हैं। नहीं बेटा, ये काफी गलत था। मैम नहीं, ये मैं बताऊंगी। सात्विक बेटे, काफी गलत था, ध्यान से सुनना, ठीक है? देख, यस मैम। ठीक है, वर्ड का मतलब ध्यान से समझना। देखो, फिनोटाइप का मतलब होता है सिंपली, रेशियो तो बाद में मैं नंबर में लिखूंगी, फिनोटाइप का सिंपली मतलब होता है किसी के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब वो देखने में कैसे है, हाउ दे लुक, ठीक है? तो अगर कोई पूछे आपसे फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस कराया है टॉल का और ड्वार्फ का, तो जब आपसे वो फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कितने परसेंट टॉल है या कितने परसेंट ड्वार्फ है। वो आपसे करेक्टर इंग्लिश में पूछ रहे हैं इस सेंस में, ठीक है? कि टॉल एंड ड्वार्फ के रिस्पेक्ट में बताओ कि 3 टॉल है, 2 टॉल है, 1 टॉल है, राइट? तो फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब है वो फिजिकल अपीयरेंस पे बता रहे हैं, राइट? जीनोटिपिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? जैसे फिनोटाइप का मतलब है कि मैं बोलूं मेरा फिनोटाइप बता स्किन का, तो यू विल टेल कि मेरा थोड़ा सा ब्राउन है, तो ब्राउन इज माय फिनोटाइप। अगर मैं बोलूं मेरा जीनोटाइप क्या है, तो इसका मतलब है तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरा जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो अब मुझे जीन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो जीनोटाइप का मतलब है मुझे जीन्स में एक्सप्रेस करना है, तब मैं लिखूंगी कि कैसे जीन एक्सप्रेस होंगे। अब तो तुमने बोला था ना, जैसे मैं टॉल हूं तो दोनों टॉल है, या फिर एक टॉल एक डॉर्फ है, या फिर दोनों स्मॉल टी है। तो जब आप अल्फाबेट में लिखते हो ना, तब उसको जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। जब आप मॉर्फोलॉजिकली किसी चीज की बात कर रहे हो ना, तो उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, ठीक है? यस मैम। क्लियर है ना? यस ठीक है, मैम। ठीक है, राइट? ये मैम राइट, तो ना ये जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्रॉसेस के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी समय है, 5 मिनट और लूंगी, ठीक है? फिर जाने दूंगी। तो देखो, ये जो है ना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, किसी को जाना है तो चले जाओ, रोकूंगी नहीं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो रहता है 1:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपको पता होने चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये रहते हैं, ठीक है? अनटिल अनलेस उसमें कोई कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा हो। क्लियर? यो मैम। यस मैम। तो चलो, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, मुझे ये टेस्ट क्रॉस करना था। चलो, कल ना ये चैप्टर बाकी का पढ़ के आना, तो कल हम लोग ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी 2 आवर की क्लास ले लूंगी एक साथ, तो फिर ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ओके? लेकिन पढ़ के आना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैम कल 10:30 में होगी क्लास। मैम एक बार पहले या बाद में? या वो मैं दूसरे सर से पूछ के बताऊंगी ना, उनकी भी तो क्लास है ना। मैम एक और बात की लेना, फिर उससे पहले ट्यूशन होती है।